नमस्कार। आज क्षितिज से हम दूसरा पाठ राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित लासा की ओर पढ़ने जा रहे हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पदाह, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था, लेकिन सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। वो अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, अनेक भाषाओं के जानकार होने के कारण उनको महापंडित कहा जाता था। राहुल सांकृत्यायन जी ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, अनेक विधाओं में साहित्य सर्जन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, इसके 6 भाग हैं। दर्शन दिग्दर्शन, 12वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार किया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। तो हमने राहुल जी की जानकारी प्राप्त की कि पहले उनका नाम केदारनाथ पांडे था, लेकिन जब श्रीलंका जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, उसके बाद वे राहुल सांकृत्यायन के नाम से जाने जाने लगे और अनेक भाषाओं का ज्ञाता होने के नाते उनको महापंडित कहा जाता था। और घुमक्कड़ शास्त्र उनका प्रिय लेख था, जिसमें उन्होंने अनेक यात्राओं का वर्णन संकलित किया है। आज हम पढ़ेंगे लासा की ओर, जो कि उनकी प्रथम तिब्बत यात्रा थी। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। तो किस तरह से उन्होंने भिखारी का वेश धारण करके तिब्बत यात्रा की और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तब जाके वो लासा की ओर, जो लासा है तिब्बत की राजधानी, वहां तक पहुंचे थे। तो वही पूरी यात्रा का वर्णन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही रोचक और प्रेरणादायी रहेगी हमारे लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। लासा की ओर, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था, तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारी की नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। मतलब चीन की जो फौज थी, वो इस रास्ते पर रहा करती थी। कौन सा रास्ता? फरी कलिंगपोर्ट का रास्ता तब खुला हुआ नहीं था, तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते, नेपाल से तिब्बत जाने का जो मुख्य रास्ता है ना, वहां से सब चीजें जाया करती थी। और उस रास्ते पर चीनी लोगों की जगह जगह चौकियां थी, उसमें फौजी रहते थे। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। ये पहले की बात बता रहे हैं, लेकिन अब वो सारे मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, अब उस जगह पर किसानों ने अपना हक जमा लिया और अब सब वहाँ किसान रहने लगे हैं। वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही प्रतीक एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। तो वहां जाने के लिए बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ चीजें अच्छी भी हैं। वो कौन सी चीजें हैं? वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं। मतलब ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, इसको नहीं छुएंगे, ऐसी कोई बात वहां पर है ही नहीं। और न औरतें पर्दा ही करती। मनुष्य और औरत को, पुरुष और
स्त्री को एक समान देखा जाता है, इसलिए वहां औरतें पर्दा नहीं रखती। बहुत निम्न श्रेणी के भीख मंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। मतलब कोई भी घर के अंदर आए जाए, लेकिन बहुत ही एकदम ऐसे लगे कि इनके पास तो कुछ भी नहीं होगा खाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, ऐसे लोगों को सिर्फ घर के अंदर नहीं घुसने देते। बाकी तो वहां असमानता का भाव नहीं है, कोई छुआछूत भेदभाव की भावना किसी के मन में नहीं है। तो ये वहां की तिब्बत की अच्छी बात है। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। आप अपरिचित हैं तो भी वहां आप उनको सामान दे दीजिए, और वो आपको सोडा और मलाई डालकर, मक्खन डालकर चाय बनाकर, दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में आपको दे देंगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। तो चौड़ी एक मतलब चाय बनाने का पात्र हो सकता है कि उसमें आप खुद, आपको शक है कि वो सामने वाला आपके सामान का सही प्रयोग नहीं करेगा, तो आप खुद भी जाकर उनके किचन में आप अपनी चाय बना सकते हो। तो इतनी स्वतंत्रता है वहां किसी के भी घर में जाने के लिए। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। तो ये वहां का चाय बनाने का ढंग है। ऐसी बातें सुनकर लगता है ना कि हमें भी वहां जाना चाहिए, ये सब चीजों का आनंद लेना चाहिए। क्योंकि यात्रा क्यों करनी चाहिए? ज्ञान के साथ साथ हमें वहां की संस्कृति का भी पता चलता है, और एक जगह से दूसरी जगह उन विचारों का, उन संस्कृति का, परिधान का, समाज की सोच का आदान प्रदान होता है। तो उससे मेल मिलाप बढ़ता है, भावनाएं बढ़ती हैं, और भेदभाव खत्म होता है। तो इसके लिए राहुल सांकृत्यायन जी थे, वो हमेशा यात्रा करते रहते थे और अपना वर्णन लिखते रहते थे। परित्यक्त चीनी किले में से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। तो तिब्बत का एक गांव है। तो जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया, मतलब जिस राह से आप चल रहे हो उस राह का आपको पैसा चुकाना होता है, तो वो मांगने आ गया। तो हमने वो चिट दे दी कि ये चिट हमें मिली हुई है इस रास्ते पर जाने के लिए। तो शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। अब सुमति कौन रहता है? ये इनका मित्र रहता है, जो कि बहुत हेल्प करता है, और ये उधर मंगोल का रहता है, और वहां के लोग इसको अच्छे से जानते हैं। जबकि राहुल सांकृत्यान के लिए वह जगह पूरी अनजान रहती है। तो सुमति इनकी पूरी हेल्प करते हैं। यहाँ भी सोमवती के जान पहचान के आदमी थे, और भीख मंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे, और भीख मंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी, और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। तो हम जब 5 साल बाद वापस आए, तब भिखारी बनकर नहीं आए थे, बल्कि हम अच्छे महान पुरुष बनकर आए थे, घोड़े पर सवार होकर आए थे, लेकिन किसी ने भी उस समय हमें यहाँ जगह नहीं दी। तो कुछ लोगों की, बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। अब हमें सबसे विकट डांडा थोड़ला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण, आप सोचिए 16-17 हजार फीट ऊंचा, मतलब कितना ऊंचा हो सकती है वो जगह।
उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं दिख होते। तो इतनी ऊंचाई से आसपास में कोई भी गांव दिखाई नहीं देते, कोई भी इंसान दिखाई नहीं देते। तो इस ये एकदम निर्जन जगह है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। अब ऐसी जगह डाकू ही रहेंगे। अगर किसी को मार भी गिराए तो कोई सबूत नहीं मांगेगा, क्योंकि वहां डाकुओं को देखने वाला कोई नहीं रहेगा। डाकुओं की जो करतूत है वो किसी को नजर नहीं आएगी। तो ऐसी जगह जहां पर कोई भी इंसान नहीं है, गांव नहीं है, वहां डाकू आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो ये जो कौन सी जगह है जहां पर डाकुओं के लिए डांडे डांडे जो जगह है वो 16-17 हजार फीट ऊंची जगह है। इसके लिए डाकुओं के लिए उचित है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिलता। तो सरकार और पुलिस अब खुफिया एजेंसी को पैसा दे तब जाके इंक्वायरी हो कि किसने वहां जाकर किसी की हत्या की, तब पता चले। लेकिन सरकार इतना पैसा खर्च नहीं करती। गांव में अगर किसी का खून हो जाए तो फिर भी कोई ना कोई देखने वाला गवाह मिल जाता है, लेकिन इतनी ऊंची जगह पर कोई भी नहीं पता लगा सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। पहले वो आदमी को मारते हैं, फिर देखते हैं कि इसके पास पैसा है तो वो लूट लेते हैं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। अब वहां पर हथियार के का कोई कानून नहीं है। आप अपनी सुरक्षा खुद ही कर सकते हो। हर किसी को डर रहता है डाकुओं से, इसके लिए हर कोई पिस्तौल बंदूक लेकर घूमता है, लाठी से काम नहीं चलता। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद अब उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भीख मंगे थे। तो देखो, राहुल सांकृत्यायन जी तो जो तिब्बत की यात्रा करने निकले थे तब भिखारी के वेश में निकले थे। तो इनको तो बिल्कुल भी डर नहीं था इस बात का कि कोई उनकी हत्या कर देगा, क्योंकि डाकू भी उसी को मारते थे जिनको जिनका हुलिया देखकर कि इसके पास कुछ हो सकता है, पैसा हो सकता है, तो उसी को मारते थे और बाद में उसका पैसा लूटते थे। लेकिन ये तो भिखारी के वेश में निकले थे, इसके लिए इनको डर नहीं था इस बात का। जहां कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। और कभी ऐसा लगता कि अभी उनके साथ कुछ गलत होगा, तभी मतलब टोपी उतार देते अपनी और नीची गर्दन करके जीभ निकालकर कुची कुची 1 पैसा मतलब दया करके 1 पैसा दे दो, इसका अर्थ ये है। तो वो ये कहने लगते और भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते। अब इसके इनके पास सामान तो था ही, और 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर वे कैसे चढ़ते सामान लेकर। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लड़कोट तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ भी लेंगे। फिर जो सुमति इनका मित्र था उससे हेल्प मांगी कि जो आगे का जो पॉइंट है जहां तक हमें जाना है उसके लिए 2 घोड़े ले लो, क्योंकि इतना सामान लेकर हम अभी पैदल नहीं चल सकते, चढ़ नहीं सकते। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। तो दोपहर के वक्त ये डांडे के ऊपर जा पहुंचे थे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहां बर्फ की सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली थी। तो वे बता रहे हैं कि दक्षिण दक्षिण की तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत श्वेत मतलब सफेद शिखर, जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं,
वो वहां से दिखते नहीं थे। और बीटे की तरफ दिखने वाले पहाड़ थे, वो बिल्कुल नगन थे, मतलब उनके ऊपर न हरियाली थी न ही कोई बर्फ थी। तो वो एकदम नंगे दिखाई पड़ रहे थे, और न बर्फ न सफेदी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई दे रही थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया गया था। तो वहां पर सबसे ऊपरी ऊपर जो था वो डांडे जो जगह है उसका देवता विराजमान था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। अब चढ़ाई उनकी हो गई थी, जितना चढ़ना था उनको वहां तक वो पहुंच गए थे। अब उनको उतरना था। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। अब इनका घोड़ा एकदम से धीमे धीमे चलने लगा। किनका? राहुल सांकृत्यान जी का। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, और उसे मारना भी नहीं चाहता था। किसको? घोड़े को। क्योंकि उस पर दया आ रही थी कि हो सकता है ये थक गया इसलिए नहीं चल रहा है। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया, और दोन की वस्तुओं की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। तो ये एक यात्री से तुलना की है कि वह उसकी तरह घोड़ा जा रहा था, उसके घोड़े की तरह ही चल रहा था, और पता नहीं चल रहा था कि ये घोड़ा आगे जा रहा है, क्योंकि इतना धीरे चल रहा था कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये चढ़ाई कर रहा है या पीछे वापस जा रहा है। जब मैं जोर देने लगा तो वह सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया, तो एक जगह ऐसा मोड़ आया कि दो रास्ते फट रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे इस वाले रास्ते जाना है, लेफ्ट वाले या राइट वाले। तब क्या हुआ कि मैंने लेफ्ट का रास्ता पकड़ लिया, और मैं 1.5-2 मील चला भी गया। आगे एक घर में पूछने पे पता चला कि लड़कों का रास्ता दाहिने वाला था। आगे थोड़ा गया तो किसी से पूछा कि भाई ये लड़कोट जाने वाला रास्ता किधर है, तो उसने बताया कि वो आपको वापस जाना पड़ेगा उसी पॉइंट पर, और वहां से जो राइट साइड का है, दाइन दाई साइड का रास्ता वो पकड़ना पड़ेगा। तो फिर लौटकर उसी को पकड़ा, मतलब वापस वो पॉइंट पर आया और वहां से दाई साइड का जो रास्ता था वह पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। अब तो वह पूरे गुस्से में था। तो सुमति को गुस्सा आ गया था, क्योंकि ये बहुत पीछे मतलब पिछड़ गया था। कौन? राहुल सांकृत्यान। और सुमति जो उनका दोस्त था वह एकदम, और मंगोल तो वैसे भी लाल चेहरे के होते ही हैं, और लाल हो गया गुस्से में कि इतना टाइम कैसे लग गया। तब उसने जानकारी दी कि मैंने 2 टोकरी कड़े फूं डाले और उन्होंने कहा मैंने 2 टोकरी कंडे फूं डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा क्या कसूर है मित्र? देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला है मुझे? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आता था उतना ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। तो सुमति ने बोला कि मैंने देखो 2 टोकरी कंडे, मतलब कंडे क्या होते हैं? जो इनका गाय और भैंस का गोबर है होता है, उससे हम कंडे थापते हैं, और वो सूखने के बाद आग जलाने के काम आते हैं। तो वही सुमति ने ठंड की वजह से वो पूरे जला डाले थे। तब तक भी राहुल सांकृत्यान जी नहीं आए थे, तो वो गुस्से में हो गया था और बोले कि मैंने 3-3 बार चाय को गर्म करके पी लिया, तब तक भी आप नहीं पहुंचे। तो फिर इन्होंने नरमी से जवाब दिया कि मैं कैसे आता? देख नहीं रहे हो घोड़ा कितना धीरे चल रहा है? तो फिर उनका गुस्सा शांत हो गया। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद करता था। बोले मुझे तो लगा कि मैं रात को पहुंचूंगा, इतना धीरे चल रहा था। लड़कों में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। तो वहां वो पहुंच चुके थे और एक अच्छी जगह ठहरे थे, जहाँ की सुमति के यजमान थे। यजमान कौन होते हैं?
जो कि अपने घर बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं। ऐसे जान पहचान वाले सुमति के बहुत सारे यजमान वहां थे। हाँ तो बच्चों, लेखक महोदय जो है वो सुमति के पास पहुंच चुके थे। सुमति गुस्से में था क्योंकि लेखक को आने में बहुत देरी हो गई थी। लेकिन लेकिन लेखक ने जब नरमी से जवाब दिया कि मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। क्योंकि घोड़ा बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था, इसके लिए पहुंचने की उम्मीद नहीं थी। तो उन्होंने बताया कि मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता उतना जल्दी वो ठंडा भी हो जाते थे। लंकोर में वह एक अच्छी जगह ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। तो सत्तू क्या होता है? गेहूँ और जौ का भुना आटा होता है जो खाने में अच्छा लगता है, वो खाया पहले। और फिर थुक्पा मिला उनको रात को गर्मा गर्म। थुक्पा मतलब वहाँ तिब्बत की एक डिश है जो कि मूली, मांस, हड्डी, इनसे इनकी लेई बनाकर एक खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता है जिसको थुक्पा कहते हैं, मतलब वहाँ की डिश है। तो वो उनको गर्मा गर्म रात को मिला। उसके बाद अब हम टिहरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम टिहरी समाधि गिरी था। तो ये एक विशाल मैदान था जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ था और वहाँ एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी और उसी को टिहरी समाधि गिरी के नाम से जाना गया। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। अब सुमति की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि वो बहुत भिक्षु थे और वहाँ बार बार जाते रहते थे। तो इतनी ज़्यादा पहचान बन गई थी कि कहीं भी जाते सब उनके यजमान वहाँ मिलते उनको। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे क्योंकि बोध गया के लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। तो एक ये गंडे क्या होते हैं कि वहाँ एक प्रसाद के रूप में दिए जाते थे। कपड़े की पतली पतली पट्टी काट काट के चीर चीर के उसको सबको प्रसाद के रूप में बांटा जाता था कि बोध गया से लाया गया, और सब खरीदते थे। लेकिन जब ख़त्म हो गए तो बौद्ध भिक्षु सुमति ने क्या किया कि दूसरे कपड़ा जो था बोध गया से लाया हुआ, उसके उन्होंने वो गंडे बना बना कर बांटने शुरू कर दिए, जो कि किसी कपड़े या धागे को मंत्र करके उसकी गांठ बांध के वो बनाए जाते थे। तो वो सबको बांटने शुरू कर दिए। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा ये तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। अब इनकी इतनी पहचान थी सुमति की कि वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। लेखक महोदय ने सोचा कि अगर ये वहाँ चले गए तो इनको बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। तो मतलब जहाँ ठहरे हो वहीं पर आप ये प्रसाद के रूप में गंडे जो बांट रहे हो वो बांट दो, लेकिन दूसरे गांव में मत जाओ। मैं लासा पहुंचकर इनके पैसे तुम्हें दे दूंगा। तो इस तरह से सुमति ने फिर स्वीकार कर ली ये बात। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया मतलब जो वजन उठाता है, वो ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इनको नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अब इनको ये एहसास हुआ कि सवेरे चल दिए होते तो कम से कम इतनी तेज़ कड़ी धूप में नहीं चलना पड़ता। और 10-11 बजे तो सामने से सूरज आता है और इनका रास्ता ऐसे था कि सामने से सूरज की किरणें सीधी मुंह पे गिर रही थी। तो इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। तो तिब्बत की धूप बहुत कड़ी होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती थी। तो मोटा कपड़ा अगर सिर को ढक लें उससे तो गर्मी ख़त्म हो सकती थी। पर क्या हो रहा था ना, सामने से ललाट पे, माथे पे बहुत तेज़ धूप लग रही थी और पीछे से ठंडी हवा लग रही थी। तो ये वहाँ की तिब्बत का वैसा वातावरण था। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लाद दी और डंडा हाथ में लिया और चल पड़े, क्योंकि भरिया नहीं मिला था, इसके लिए अपना सामान खुद ही लाद कर चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तियरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। तो उनके परिचित तो बहुत थे, इनके यजमान बहुत थे। किसके?
सुमति के, लेकिन वो किसी एक दूसरे यजमान से मिलना चाहते थे। तो उन्होंने बहाना निकाला कि मुझे शेखर विहार की ओर चलना है, तो चलो आप भी। तो लेखक महोदय ने कहा ठीक है। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में था। तो क्योंकि वहाँ तिब्बत में बहुत ज़्यादा बौद्ध भिक्षु रहते हैं, अब उनका गुजारा कैसे होगा? उनका तो गुजारा भिक्षा मांग के ही होता था। तो जितनी जागीरें, तिब्बत की ज़मीन जो थी वो जागीर के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी, और हर जागीर का एक जागीरदार होता था। और जागीरदार मतलब बेगार लेकर लोगों से काम, बेगार जो करने वाले थे, एक प्रथा है बेगार प्रथा, कि उनसे काम लिया जाता है निम्न तबके के लोगों से, लेकिन उनको मेहनताना नहीं दिया जाता। तो उस समय वो प्रथा मौजूद थी, और तिब्बत में भी वो हालत थी। वहाँ पे उन लोगों से बेगार ली जाती थी, लेकिन उनको मेहनताना नहीं दिया जाता था। तो जागीरदारों को वो बेगार करने वाले मिल जाते थे, और जागीर का जो कुछ हिस्सा था वो बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में था। तो जहाँ पर वो जागीर होती थी, जमीन होती थी, उस हर एक जमीन पर एक बौद्ध भिक्षु का अधिकार होता था। तो जब भी भिक्षु आते देखने के लिए, उनको सम्मान दिया जाता। वो वहाँ के जागीरदारों के लिए किसी राजा से कम नहीं होता था। तो जिसके लिए मजदूर बेगार भी मिल जाते थे, खेतों का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। तो जहाँ ये गए थे शेखर विहार, सुमति, वहाँ के जो भिक्षु थे, जो जागीरदार के हिस्से में जो जमीन थी, और वहाँ का मालिक जो एक भिक्षु था जो अपनी जागीर देखने के लिए आता था, तो वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, कि खुद लेखक महोदय एक भिक्षु के रूप में गए थे भिक्षा मांगने के लिए। तो उस हिसाब से इनका पद कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ सम्माननीय नहीं था। लेकिन फिर भी वो सामने वाले जो भिक्षु थे, उन्होंने बहुत अच्छा इनके साथ व्यवहार किया, तो इनको अच्छा लगा लेखक महोदय को। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। तो जहाँ ये गए थे शेखर विहार, वहाँ पर एक मंदिर था, और उसमें बुद्ध के वचनों की हाथ से लिखी हुई 103 पोथियाँ मतलब किताबें रखी हुई थी, जो कि मतलब अनुवादित थी। तो मेरा आसन वहीं जम गया। लेखक महोदय वहीं बैठ गए पढ़ने के लिए, क्योंकि ये तो लेखक थे और किताबों में घुस गए एकदम से। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। तो एक एक किताब का वजन 15 किलो से कम नहीं था। इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें थी। तो लेखक का मन तो उन्हीं में रम गया। फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। तो सुमति ने पूछा कि मैं अपने आसपास के यजमानों से मिल लेता हूँ। तो लेखक महोदय तो चाहते ही थे कि वो इन किताबों को पढ़ें, सारी किताबों को पढ़ लें। इसके लिए उन्होंने तुरंत बोल दिया कि ठीक है, आप जाओ। लेखक ने सोचा कि ये कम से कम 2-3 दिन में लौटेंगे, और तब तक मैं पुस्तक सब पढ़ लूँगा, देख लूँगा कि इनमें क्या है। लेकिन जो थे सुमति, वो तो दोपहर के बाद ही वापस आ गए। फिर तियड़ी गांव से मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तियड़ी गांव से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो फिर वहाँ से अपना सामान लिए, और तियड़ी गांव वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, और उस ओर वो चल दिए भिक्षु नमसे से विदाई लेकर। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों, आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा।